हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, प्रेम भी कई तरह का होता है, मुखर और मौन। आज हम ऐसे कथानक को लेकर बात करने जा रहे हैं जो मौन है लेकिन उसकी क्षमता कम नहीं होती। वो भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। कहानी प्रस्तुत है निशब्द प्रेम। सुरेखा अपने बेडरूम में बैठी ख्यालों की दुनिया में डूबी थी। सब लोग तैयारी में व्यस्त थे। नीना, रश्मि, ननद, रेखा, सभी लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि सासू माँ भी जाने वाली थी। बस वो और ससुर जी घर पर रहने वाले थे। ससुर जी स्वास्थ्य के कारण नहीं जा पा रहे थे और वो बड़ी बहू होने के कारण। ननद रेखा अपने सूट व साड़ी दिखाने लाई थी कि शादी के फंक्शन के लिए ये ठीक रहेंगे या नहीं। सुरेखा ने हाँ में सिर हिला दिया था। सासू माँ ने अपने बेडरूम से चिल्ला कर कहा था, बड़ी बहू ज़रा मेरी जरी बॉर्डर वाली ग्रीन कांजीवरम निकाल दे, मुझे तो कुछ ढूंढे ही नहीं मिलता। फिर बड़बड़ाई थी, इस सुरेखा बहू ने तो मेरी आदतें ही बिगाड़ के रख दी हैं, अपने कपड़े ही नहीं ढूंढ पाती हूँ। सुरेखा सासू माँ की साड़ी ढूंढकर अटैची में रखाई थी। थोड़ी देर आराम कर लें तो फिर किचन में जाकर इन लोगों के लिए रास्ते की पूड़ियाँ बना दूँ। आलू की सूखी सब्जी ठीक रहेगी, लाल लाल भून देगी तो ख़राब नहीं होगी। नीना व रश्मि को हेल्प के लिए बोल दिया है। बच्चे भी तो है साथ में, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा हुआ देने वाला सामान 1 हफ्ते पहले ही पैक हो गया था, नहीं तो नीरजा दीदी का मुंह बन जाता। उनकी पहली बड़ी बेटी की शादी जो थी, सबसे ज़्यादा ताने उसी को सुनने पड़ते। सुरेखा, तुम तो सबसे बड़ी हो, तुम्हें सब देखना चाहिए था ना। मम्मी तो बुज़ुर्ग हो रही हैं और रेखा रश्मि छोटी हैं, जिम्मेदारी तो तुम पर ही आती है ना। ससुराल में मेरी नाक कट गई ना, ससुराल में मेरी नाक कट गई ना। इतनी भीड़ में कोई उससे पूछने वाला नहीं है कि सुरेखा, तुम्हारा मन तो शादी अटेंड करने का नहीं है। उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। बड़ी बहू होना भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मन बीते दिनों में भटकने लगा था। शादी तय करके जब बाबूजी घर लौटे थे तो अम्मा से बोले थे, घर की बड़ी बहू बनेगी हमारी सुलेखा, राज चलेगा उसका। देवर देवरानी वो नंदों पर, बस बड़ी ननद नीरजा उसके पति देवेंद्र से बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी उससे पहले हो चुकी थी। बाकी सब छोटे थे और उसके आसपास मंडराते थे। सासू माँ ने भी पूरे घर की जिम्मेदारी सुरेखा पर डाल दी थी। यहाँ तक कि ससुर जी को नाश्ता, दवाइयाँ, इंसुलिन वक्त पर लगवाना सब उसका ही काम था। सासू जी तो बस महिला मंडल में रम गई थी। अम्मा बाबूजी ने ऐसा राज दिया था कि बस वो सिर से पैर तक उसी में फंस गई थी। बेटा रिंकू हुआ था तो सासू माँ ने उसका काम संभाल लिया था। फिर धीरे धीरे दोनों देवर सोमेश व जयेश की शादी हुई थी और नीना तथा रश्मि दोनों आ गई थी और पूरा बोझ दीदी दीदी करके सुरेखा पर ही डाल दिया था। हर काम के पहले दीदी बैंगन भरवा बनेंगे या काट कर वैसे ही चीरा लगाऊं, या दीदी बिस्तर की चादर बदल दूं, वैसे 1 हफ्ते पहले ही तो बदली थी। शाम को चाय के समय भी दीदी, सासू माँ की मनपसंद चाय तो आप ही बनाती हो, हमारी बनाई चाय तो उन्हें पसंद ही नहीं आती। सुरेखा बड़ी बहू पद की
चकर घिन्नी में दिन रात घूमा करते थे। मन ने सोचा था कितने लोगों को ऐसा नसीब मिलता है, वो मायके तक तो नहीं जा पाती। जब भी पूछो सासू माँ कह देती हैं, एक दिन रुक कर आ जाना, घर कौन संभालेगा। मेरे बस की तो अब रही नहीं। ससुर जी भी उसी के नाम की पुकार लगाते रहते हैं। सुरेखा बहू, जरा देखना तो डायरी में मेरा रेगुलर चेकअप किस तारीख को है। तेरी सास तो बस भजन कीर्तन में लगी रहती है। सच में सुरेखा बहू, अगर तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो हंस देती है। नहीं बाबूजी, सभी तो करते हैं आपका। आपके बेटे तो आपकी बहुत चिंता करते हैं। वैसे इतने सालों में सुरेखा ने अनुभव किया था कि सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। मजाल है वो 4 दिन भी शादी ब्याह के मौके पर मायके में रह ले। छोटी बहन की शादी में 1 दिन पहले भेजा था और बोला था कि बारात विदा होते ही चली आना। उसके मन में कुढ़न सी हुई थी। 2 दिन भी रिश्तेदारों के साथ नहीं रह सकती। ससुराल न हो गई, कैद हो गई, रिहाई का कोई मौका ही नहीं। मायके वाले बड़े खुश हैं। हमारी सुरेखा दीदी का तो राज चलता है। मजाल है जो उनसे बिना पूछे पत्ता तक हिल जाए। छोटी भाभी नंदिनी कहती हैं, हमें पूछ पूछ कर कदम रखना पड़ता है। और सुरेखा दीदी से ससुराल में पूछे बिना कोई हिलता तक नहीं। वे कहेंगी तो खड़े रहेंगे, वे कहेंगी तो बैठेंगे। उसे हंसी आ गई थी। इस उठक बैठक के खेल में सुरेखा दीदी एक शांत झील बन गई हैं। ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं कहता। वे तरसती हैं लहरों के लिए, वे तरसती हैं एक हलचल के लिए। काश कोई एक मौका उन्हें भी दे खिलखिलाने का। जब भी हंसती है दबी दबी सी हंसी। जिम्मेदारियों ने उनके माथे पर शिकन बना दी है। कौन कह सकता है कि ये 10 वर्ष पूर्व वाली सुरेखा है, जो सखियों की चोटी आपस में गूंथ दिया करती थी और फिर ताली बजाते हुए दूर भाग जाती थी। कॉलेज में एक टाइटल मिला था, शरारती नंबर 1। इसी शरारत ने उसे किशोर से मिलवा दिया था। वो अपनी चोटी आगे पीछे लहराते हुए कॉलेज के गलियारे में भागती चली जा रही थी। तभी सामने से अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ किशोर चला आ रहा था। वो दौड़ती हुई उससे टकरा कर गिर गई थी। साथ ही किशोर भी कुछ दूर जाकर गिर गया था। पीछे से लड़कों के व्यंग्यवाद सुनाई पड़ रहे थे। आजकल लड़कियां संभल कर नहीं चलती, लड़कों को ही देखकर चलना चाहिए। इसके बाद वे दोनों कई बार आपस में आमने सामने आए थे, पर दोनों ही शर्मा गए थे। सच कहें तो वो किशोर से बचने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोचा था। परीक्षाएं चल रही थीं, उसके दोनों पेन ने धोखा दे दिया था। किशोर की सीट उसके बगल की पंक्ति में उसके बराबर में थी। उसने कृतज्ञ नज़रों से उसकी ओर देखा था तो उसने अपना पेन उसकी ओर बढ़ा दिया था। उसने पेन ले लिया था। पेपर ख़त्म होने के बाद, परीक्षा हॉल से निकलने के बाद उसने किशोर को पेन लौटाया था तो उसने पूछा था, पेपर कैसा हुआ? उसने कहा था, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पेन देने के लिए। मैं तो घबरा ही गई थी। उसके बाद से दोनों के बीच कभी कभी मिलने पर बातचीत हो जाया करती थी। फिर वो धीरे धीरे आदतन शरारत पर उतर आई थी। कॉलेज के पार्क में बेंच पर बैठे हुए किशोर पर पतंगा पकड़कर छोड़ देती थी। वो खिलखिलाकर हंसने लगती थी। कभी कभी किशोर कहता था कि हंसती हुई अच्छी लगती हो। पतिदेव ने तो शायद उसे
कभी हंसते हुए देखा ही नहीं था। इस बीच बाबूजी ने शादी की बात चलाई थी और बीए के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही शादी पक्की करते थे। बीए के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही शादी पक्की भी हो गई थी। पतिदेव इंटर कॉलेज में सहायक प्राध्यापक थे। वो घर में सबसे बड़े। केवल नीरजा दीदी उनसे बड़ी थी, जिनकी शादी हो चुके थे। शादी तय होने के बाद ऐसा महसूस हुआ था जैसे कुछ खो गया है। सगाई की रस्म होने के बाद मैंने अपनी चुनिंदा सहेलियों को ये खबर बताई थी। लंच के समय पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठा किशोर दिखा था। मेरा मन उदास था, पैर बोझिल हो रहे थे। फिर भी मैंने चेहरे पर शरारत लाने की कोशिश की थी और चाल में चपलता लाते हुए किशोर के बगल में जाकर बैठ गई थी। मैंने अपनी हथेली पर कुछ लिखा था, फिर अपनी हथेली को किशोर के सामने खोल दिया था। उस पर लिखा था, मैं किसी की हो चुकी हूँ। किशोर चौंक पड़ा था, फिर बोला था, फिर एक नया मजाक। मैंने कहा था, ये सच है। किशोर निःशब्द बैठा रहा था। मैंने कहा था, किशोर, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को हर दृष्टिकोण से पसंद न करते हुए भी बार बार उससे मिलना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, पर शायद विधाता को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम बार बार जिससे लड़ते हैं उसी को देखे बिना, उससे बात किए बिना नहीं रह पाते। किशोर चुपचाप बिना बोले उठकर चला गया था। बाद में फिर कभी हमारी बात नहीं हुई थी। एक निःशब्द प्यार मौन हो गया था। शादी के समय बाबूजी ने कहा था, सुरेखा, तुम पर हमें पूरा पूरा विश्वास है कि तुम घर की इज्जत को, मर्यादा को ऊंचाइयों तक पहुंचाओगे। उसने पूरी पूरी कोशिश की थी। पूरा परिवार उसका अपना बन चुका था और वो उनकी। एक शाम ससुर जी ने उसको ड्राइंग रूम में बुलाया था और कहा था, सुरेखा बहू, तुमसे कुछ सलाह करनी थी। मेरे पूछने पर बताया था कि रेखा के लिए लड़का देखा है। बाकी तो सब अच्छा है, लड़का डॉक्टर है, पर परिवार में भाई भाभी के अलावा कोई नहीं है। बताया था कि पिता की वो बाद में माता की कोरोना में मृत्यु हो गई थी। खुद का घर है, खाते पीते लोग हैं, पर बस एक यही कमी अटकती है कि पूरा परिवार नाम मात्र का है। कल को अगर भाई भाभी से न निभी तो अकेली हो जाएगी। सुरेखा ने कहा था, ऐसा क्यों सोचते हैं बाबूजी? रेखा ने बचपन से जो कुछ देखा है वही तो सीखा है और वही करेगी। हाँ, बहू, उम्मीद तो यही करता हूँ कि उसने तुमसे कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा। तो हाँ कर दूँ मेरी तरफ से? तो ये उसने कहा था, मेरी तरफ से तो ये पर्याप्त कारण नहीं है ना कहने का। बाकी अपने बेटों से, वो बहुओं से पूछ लीजिए। सुरेखा ने कहा था, ठीक है, तुम सबसे बात करके मुझे बता देना। बातचीत की गई थी और सबने सकारात्मक मोहर लगा दी थी। सुरेखा ने रेखा से भी अकेले में बात की थी तो रेखा ने शर्माते हुए बताया था कि वे एक दूसरे को जानते हैं। पिछली बार जब उसे गंभीर सिरदर्द की शिकायत हुई थी तब उसने इन्हीं डॉक्टर आकाश को दिखाया था। तभी से वे फ़ोन पर बात भी करते हैं और कभी कभी मिलते भी हैं। डॉक्टर आकाश ने स्वयं अपने दोस्त के जरिए ये रिश्ता भिजवाया है। वो बिना दहेज की शादी करेंगे। बस उनकी एक ही शर्त है कि अगर कभी मैं वो उसके भाई का परिवार आमने सामने खड़े हुए
तो वो भाई के परिवार का साथ देगा। भाभी चिंता मत करिए, मैंने आपसे अच्छाइयाँ ही सीखी हैं, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन भाभी प्लीज़ किसी को भी ये मत बताइएगा। सुरेखा मुस्कुरा दी थी। वो खुश थी कि किसी को तो उसका प्यार मिल रहा है। कुछ दिन बाद डॉक्टर आकाश अपने भाई के साथ रेखा को देखने आने वाले थे। घर में तैयारियां शुरू कर दी गई थी। रेखा की ड्रेस से ज़्यादा नीना व रश्मि का ध्यान अपनी अपनी ड्रेस पर था। सुरेखा को हंसी आ रही थी। ये दोनों अभी भी बच्ची की बच्ची ही हैं। बच्चों के कपड़े भी छांट कर निकाले गए थे। शादी के लिए तो बाद में शॉपिंग होनी ही थी। सप्ताह के अंत में आकाश के बड़े भाई का फ़ोन बाबूजी के पास आया था कि हम दोनों रेखा को देखने आना चाहते हैं। कोई हंगामा नहीं चाहिए, ताकि अगर लड़की पसंद ना आए तो किसी तरह की बदनामी न हो। बाबूजी ने मुझे बताया था तो मुझे हंसी आ गई थी। बाबूजी वो आकाश के भाई को क्या पता कि लड़की तो पहले ही पसंद आ चुकी है, अभी तो बस दिखावा है। खैर, मैंने रेखा के लिए लाइट ग्रे कलर की जरी बॉर्डर की साड़ी निकाली थी और हल्का सा मोती का सेट। मैंने रेखा को तैयार कर दिया था। वो ढीली सी चोटी बना दी थी। बिना किसी मेकअप के भी रेखा सुंदर लग रही थी। वैसे भी वो सामान्य कपड़ों में भी सुंदर लगती थी। मैंने फिनिशिंग टच के लिए नीना व रश्मि के हवाले रेखा को कर दिया था और मैं किचन की व्यवस्था देखने चली गई थी। अम्मा जी तो बहुत नर्वस थीं। उनके कपड़े भी निकाल कर देने पड़े थे। तीनों भाई तैयार होकर इंतज़ार करने लगे थे। बाबूजी ने भी धोती कुर्ता वो जैकेट पहन लिया था। लड़के का बड़ा भाई कलेक्टर था। सभी उसके ओहदे का दबाव महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर में कार का हॉर्न सुनाई पड़ा था। कार रुक गई थी। वर्दीधारी ड्राइवर सीट पर बैठा था। उन लोगों के उतरते ही ड्राइवर कार को बढ़ाकर सड़क के किनारे पार्क करने लग गया था। बाबूजी अपने बेटों के साथ आगे रिसीव करने बढ़े थे। मैं अंदर की व्यवस्था देखने में लगी थी, ताकि किसी तरह की कमी न रह जाए। अधिकारी लोग हैं, पता नहीं क्या कमी खटक जाए। कुछ देर तक ये सभी लोग औपचारिक बातचीत में लगे रहे थे। फिर लड़के के भाई ने लड़की को बुलाने को कहा था। मैंने नीना व रश्मि से रेखा को लेकर जाने को कहा था, तो वो बोली थी, दीदी आप ही जाइए, बड़े लोग हैं, जाने क्या गड़बड़ हो जाए। मैंने उन्हें नाश्ते की प्लेट्स लगाने को कहा था। उसके बाद डिनर की व्यवस्था भी थी। मैं रेखा को लेकर ड्राइंग रूम में घुसी थी। रेखा ने नमस्ते की थी और उसकी नज़रों का पीछा करते हुए मैंने भी हाथ जोड़े थे, तो जी धक धक करने लगा था। सामने परिपक्व किशोर अपने भाई के साथ बैठा था। बाबूजी ने उन लोगों से मेरा परिचय करवाया था, तो किशोर ने भी हल्के से स्मित के साथ हाथ जोड़ दिए थे। नाश्ता आ गया था और सबने घर की बनाई डिशेस की तारीफ की थी। दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा था और हाँ कह दी थी। किशोर ने कहा था, मेरी पत्नी का स्वास्थ्य आज ठीक नहीं था, इसलिए वे और बेटा बाद में देखने आएंगे। हर तरफ खुशी का माहौल छा गया था। रेखा व आकाश छुपी छुपी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो मैंने कहा था, बाबूजी, रेखा आकाश जी को अपना गार्डन दिखाने ले जाएं? तो बाबूजी ने कहा था, हाँ हाँ तुम भी चली जाओ। तभी अचानक किशोर बोल पड़े थे, मैं भी चलता हूँ। मैं चौंक पड़ी थी। रेखा वो आकाश आगे बढ़ गए थे, हम पीछे थे।
अचानक किशोर बोल पड़े थे, रुकिए सुरेखा जी, पशु-पेश में मत पड़िए। अब हम अजनबी हैं, ये याद रखना है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा था, आपको अपने भाई का राज मालूम है? हाँ, मगर उसे खुशफहमी में रहने देते हैं। मैंने चलते चलते धीरे से पूछा था, एक बात पूछूं? मेरी सगाई की बात सुनकर कैसा लगा था आपको? सच कहूं तो अंदर से टूट गया था, पर शिकायत कैसी? जब प्रेम ने शब्दों का रूप लिया ही नहीं था, उस टूटन को मैंने शक्ति बनाकर कंपटीशन की मेहनत में लगा दिया था। आज भी मानता हूँ कि तुम मेरी प्रेरणा हो, किशोर ने कहा था। मैंने आंसुओं को टपकने से रोक लिया था। खुशी का मौका जो था, अब वो इस घर की बड़ी बहू है बस, और उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। नमस्कार।